पिछली वीडियो में आपने सुना कि फजलदाद को अपने किए हुए पर शर्मिंदगी थी, लेकिन उसने जबान से माफी नहीं मांगी। हाँ, अलबत्ता उसकी आंखें जरूर ये बयां कर रही थी। अब आगे। शेख मुजीब मियाँ वाली जेल में। अब तक की खबरों के अनुसार शेख मुजीब लायलपुर जेल में थे। सर्दी अभी शुरू हुई थी कि रात को एक हेलीकॉप्टर जेल के सहन में उतरा। हम उस वक्त कोठरियों में बंद थे। अगले रोज सुबह पता चला कि शेख मुजीबुर रहमान वहां लायलपुर से लाए गए थे। यह भी पता चला कि लायलपुर जेल में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों ने सुरंग लगाकर वहां से शेख मुजीबुर रहमान को निकालने की कोशिश की थी। उन्हें मियांवाली जेल के जनाने खाने में रखा गया और स्त्री कैदियों को वहां से दूसरी बैरक में भेज दिया गया। जनाना खाना बैरक नंबर 10 से पिछवाड़े पड़ता था। अब हम हिंदुस्तानी कैदी भी बैरक नंबर 10 में आ गए थे, लेकिन शेख मुजीब के चारों ओर बहुत सख्त फौजी पहरा था। उनका एक बंगाली रसोइया उनके लिए मछली और चावल का भोजन तैयार करता था। अगले दिन जब जेल में यह खबर फैली कि शेख मुजीब वहां आ गए हैं, तो मियांवाली के अनपढ़ पठान अपनी बैरकों पर चढ़कर शेख मुजीब को माँ बहन की नंगी नंगी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और टूटे हुए जूते और पत्थर जनाना खाने की ओर फेंकने लगे। बाहर पहरा देते सिपाहियों को भी कुछ जूते पत्थर लगे। लिहाजा जेल की गारद ने ड्योढ़ी की छत पर चढ़कर 6 राउंड गोलियों के फायर किए, जिस पर लोग दहशत ज़दा होकर नीचे उतर आए। लेकिन अपनी अपनी कोठरियों में उनका शेख मुजीब को गालियां देना बदस्तूर जारी रहा। इस पर दारोगा चौधरी नसीर ने जेल का राउंड लगाया और कैदियों को कहा, आप लोग इत्मीनान से रहें, शेख मुजीब को यहाँ फांसी देने के लिए लाया गया है। यह खबर सुनते ही पाकिस्तानी कैदियों ने मारे जोश और खुशी से या अली के नारे लगाने शुरू कर दिए। शेख मुजीब की एक झलक देखने की हमारी लालसा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकती थी। मन चाहता था कि उस शेरे बंगाल के दर्शन करें, जिसने भूख, गरीबी और जुल्मों सितम की चक्की में पिसती कौम को जगा कर रख दिया और हंसते हंसते अपने परिवार की बलि चढ़ा दी। यहाँ तक कि इसी खबर के अनुसार मुजीब की गिरफ्तारी के वक्त उसके बेटे को भी गोली मार दी गई। सिर्फ उसकी बेटी हसीना शेख जिंदा बची थी। हाँ, तो इतने कड़े पहरे में शेख मुजीब की झलक देखना नामुमकिन बात थी। वैसे जब हम गोदाम में अपना राशन लेने जाते थे तो उसके रसोइये से मुलाकात हुआ करती थी। वह भी शेख मुजीब के लिए राशन लेने आया करता था। तब तो हम उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई अधिकारी होता था, लेकिन गोदाम का मुंशी उससे ताना मारकर पूछ ही लिया करता था कि गद्दार मुजीब का क्या हाल है, और वह बतलाया करता था कि शेख साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और उनका दिमागी संतुलन कायम है। वे अभी भी यही कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं बंगालियों के हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। एक बार हमारी बैरक में दरोगा फजलदाद नंबरदार के साथ आया। बोला, 8 हिंदुस्तानी कैदी बाहर निकाल लो। सभी कोठरियां खुलवाने की बजाय उसने पहली 2 कोठरियों के कैदी ही बाहर निकाले। हमें यह नहीं बतलाया गया कि हमें क्या करना है। उसने हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। जब वह हमें जनाना खाने के सामने ले गया जहां शेख मुजीब कैद थे, तो हमारी हैरानी की हद नहीं रही। हमें खुशी हुई कि शायद हम मुजीब को देख पाएंगे, लेकिन उस वक्त मन निराश हो गया जब हमने देखा जनाना खाने के कमरे के लोहे वाले जंगले के बाहर लकड़ी के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। फजलदाद ने हमें हुक्म दिया कि तुमको यहाँ पर एक 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। हम फौरन भाप गए कि आज रात शेख मुजीब को फांसी दी जाएगी। हम उस शख्स की कब्र खोदने लगे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछते, जनाब यह कब्र किसके लिए खुदवाई जा रही है? पाकिस्तानी कैदियों को कब्र खोदने के लिए नहीं बुलवाया गया, कहीं कोई खबर जेल से बाहर ना पहुंच जाए। रात 9 बजे तक हम कब्र तैयार करके वापस आ गए और अपनी अपनी कोठरियों में दम साधे उस मनूस घड़ी का इंतजार करने लगे जिसमें बंग बंधु शेख मुजीब को फांसी दी जानी थी। हमारे कान फांसी घर की तरफ चिपके हुए थे, मगर सारी रात कोई भी हरकत नहीं हुई। लगता था फांसी देने की कार्रवाई शायद रोक दी गई है, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहे थे। इस कौम का कुछ पता नहीं, हो सकता है उन्हें कोठरी में ही गला दबाकर मार दिया गया हो और गड्ढे में दफना भी दिया गया हो। सुबह जब कोठरियां खुली तो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी शेख मुजीब जिंदा है। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर इसी गड्ढे में दफना दिया गया है जो रात हम खोद कर आए थे। लेकिन अभी सब की सब अटकलें थी। सुबह जब हम लंगर गोदाम पर अपने लिए गुड़ और चने लेने पहुंचे तो वहां शेख मुजीब का रसोइया भी उनके लिए चाय पत्ती, दूध और चीनी लेने आया हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि शेख अभी जिंदा है। कहते हैं जिस रात मुजीब को फांसी लगने का हुक्म आया, उसी रात जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान याह्या खान से मुलाकात करके फांसी की सजा रोक देने को कहा। दलील दी
कि अगर शेख मुजीब को फांसी दी गई तो बंगाली लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। पाकिस्तान की जितनी फौजें इस वक्त पूर्वी बंगाल में है, उनमें जवान से लेकर अफसर तक सब बंगालियों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो जाएंगे और उनके बच्चे तक मार दिए जाएंगे। लिहाजा याया खान ने भुट्टो की सलाह मानकर शेख मुजीब की सजाए मौत रुकवा दी। अगले दिन शाम को फिर हमें कोठरी के बाहर बुलवाया गया और वह गड्ढा मिट्टी से पाट देने को कहा गया जो हमने कल ही खोदा था। हमें इस बात की खुशी थी कि कम से कम हम तो इस पाप के भागीदार नहीं बने। लेकिन वह खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। जब 15 दिन बाद हमें फिर उसी तरह निकाला गया और दोबारा गड्ढा खोदने के लिए कहा गया, मगर उस दिन भी शेख मुजीब को फांसी नहीं दी गई। यह वाकया 3 बार दोहराया गया और हर बार उनकी फांसी टल जाती। इस तरह गालिबन 4 महीने शेख मुजीब मियाँ वाली के जनाने खाने में रहे। उनका बंगाली रसोइया उनसे बहुत प्यार करता था। जब वह लंगर गोदाम पर मिलते तो उनके बारे में बहुत कुछ बतलाना चाहते, लेकिन इतने संगीन पहरे में उसके लिए जबान खोलना आसान नहीं था। अब जरा शेख मुजीबुर रहमान की किस्मत देखिए कि वह पाकिस्तान में 4 दफा फांसी लगते लगते बचे। इससे पहले भी वह अगरतला कांड में गिरफ्तार हुए थे। तब भी पाकिस्तानी डिक्टेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने उसे फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन भुट्टो की नसीहत पर उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में जब बांग्लादेश बना तो यह उसके सदर बने, लेकिन किसी के ख्वाब में भी नहीं था कि जिस कौम के लिए उन्होंने अपना परिवार खतरे में डाला, अपनी जान खतरे में डाली, जेल और जिल्लत बर्दाश्त की, वही कौम उनको एक दिन बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देगी। मुजीब के बांग्लादेश सदर की हैसियत से कत्ल होने के कुछ महीने पहले हमारी हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग को बांग्लादेश की फौज में होने वाली बगावत की बू मिल गई। जिस वक्त सदर बांग्लादेश मुजीबुर रहमान के कत्ल का प्लान बनाया जा रहा था, उस वक्त सैनिक मंडली की मीटिंग में हमारा एक खरीदा हुआ अफसर भी, जिसने मीटिंग की कार्रवाई के नोट्स एक छोटी सी स्लिप पर तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए थे। इसे बाद में हमारे एजेंट ने वहां से खिसका लिया और खबर दिल्ली पहुंच गई कि शेख मुजीब जल्द ही फौज के हाथों मार दिए जाएंगे। इस पर हमारी गुप्तचर संस्था रॉ के चीफ RN काव एक पान बेचने वाले का वेश धरकर बांग्लादेश पहुंचे। उन्होंने शेख मुजीब से भेंट की, उनको आने वाले खतरे से आगाह किया। लेकिन इस बात पर शेख मुजीब हंसे और कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? यह मेरे बेटे हैं, मुझे मार नहीं सकते। हिंदुस्तानी हुकूमत ने शेख मुजीब को खतरे से आगाह करके अपना फर्ज पूरा किया था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की फौज के चीफ जियाउर रहमान के हाथों खानदान समेत कत्ल करवा दिए गए। आज भी मेरी नज़रों के आगे तैरते हैं वो दिन जब शेख मुजीब मियाँ वाली में कैद थे। उनके लिए फांसी के फंदे तैयार किए जाते, कब्र खोदी जाती। दुश्मनों के हाथों तो वह नहीं मरे, लेकिन अपनों के हाथों मारे गए। सच कहते हैं, भाग्य के भेड़िए इंसान को सारी उम्र दौड़ाते हैं, थकाते हैं, और जब उनकी घड़ी आती है तो वह उसे फाड़ कर खा जाते हैं। और इसके बाद 1971 की जंग की रातें भी तो शुरू हो चुकी थी। बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके थे और इधर पाकिस्तान में भी जंग की तैयारियां जोरों पर थी। मियाँ वाली का हवाई अड्डा जेल के बिल्कुल पिछवाड़े था। वहां से हर रोज पाकिस्तान के मिराज जहाज उड़ा करते थे। साथ में चीनी जहाज़ों के दस्ते भी मियाँ वाली के करीब ही सकेसर के हवाई अड्डे पर उड़ान भरा करते थे। लगता था कि पश्चिम सरहद पर भी फौजों की टक्कर होने वाली है। मियाँ वाली के लोग अधिकतर जंगली पठान हैं। उनमें या तो लोग जुर्म और डाकाजनी वगैरह का पेशा इख्तियार करते हैं या फौज में भर्ती होते हैं। कैदियों के मुलाकातियों से भी पता चलता था कि उनके फौजी रिश्तेदार सरहद पर भेज दिए गए हैं। सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। जब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी आराम से गुजर गए तो हमने सोचा कि जब से ये अस्तित्व में आए हैं, सरहद पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों का तनाव और जमाव तो हमेशा की बात बन रही है। इनमें जंग की बात हमेशा ही चलती है। सरहद पर फौजों ने जरा सी हरकत की कि लोग कहने लगे कि जंग होने जा रही है। लेकिन 1 दिसंबर को बाकायदा लोगों को ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 3 दिसंबर को जब हम रात अपनी कोठरियों में बंद हुए तो भी हमें इस बात का यकीन नहीं था कि पश्चिमी सीमा पर जंग शुरू हो जाएगी। रात तकरीबन 3 बजे हवाई जहाज़ों की गड़गड़ाहट ने मेरी नींद खोली। मैंने कैनबरा हवाई जहाज़ की आवाज़ पहचान ली। यह हमारे भारतीय बमबार थे। मैंने अपने साथियों से कहा, हमारे बमबार आ गए हैं। इस पर मेरा साथी सोनलाल बोला, क्या बकवास करते हो, ये पाकिस्तानी जहाज़ हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी उसके यह लफ्ज़ मुंह में ही थे कि हमने लाइट गन की आवाज़ सुनी। यह पाकिस्तान की हवा मार तोपें थी जो हवाई जहाज़ों के चारों ओर लगी थी। एक साथ 12 तोपें फायर कर रही थी। इधर
कैनबरा ने मियांवाली हवाई अड्डे पर बमबारी शुरू कर दी थी। कैनबरा की बमबारी से जेल की कच्ची दीवारें हिल गई। छतों पर चिड़ियों ने जो घोंसले बनाए थे वे घोंसले समेत हमारे ऊपर आ गिरे। इस पर हमारे एक साथी रघुविंदर सिंह ने अंदर से ही नारा लगाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने लपक कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बेटा खामोश रह, नहीं तो ये साले मूर्ख पठान हम सबको सुबह मुर्दाबाद बना देंगे। हवा मार तोपें खामोश हो चुकी थी। सुबह हम सबकी तलाशी हुई। दरोगा फजलदाद की मौज आ गई। वह हमारे कनस्त्रों से जो गुड़, चीनी, पत्ती, सिगरेट सब कुछ निकाल कर घर ले गया। बोला, तुम रात को सिगरेट जला जला कर अपने हवाई जहाज़ों को इशारा करते रहे हो। उसके इस बहाने पर हमें हंसी आई। यह तर्क माल हड़पने के लिए था, वरना कौन ऐसा मूर्ख जो बमबारी करके जहाज के आगे आग जलाकर खुद अपनी मौत को बुलाएगा। अब तो हमारे जहाज 2-2 घंटे बाद चक्कर लगाने लगे। मियांवाली और सकेसर का रनवे बिल्कुल तबाह कर दिया गया। हमारे जहाज इस तरह मंडराते रहे जैसे ससुराल में घूम रहे हों। उधर रेडियो पाकिस्तान पर उसकी फतह की खबरें प्रसारित होती हैं। जब मैंने रेडियो पाकिस्तान को यह कहते सुना कि फिरोजपुर बॉर्डर में 25 मील अंदर पहुंच गए हैं तो मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मेरा घर बॉर्डर से केवल 5 मील की दूरी पर है। लेकिन हमें कैदियों के मुलाकातियों द्वारा बतलाई गई सच्ची खबरें भी हासिल होती रही। पता चला कि हमारी फौजें सियालकोट के इलाके में 60 मील तक घुस आई हैं। कराची के बंदरगाह में हमारी समुद्री फौज ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी तहस नहस कर दी गई थी। पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हर रात जब हम कोठरियों में बंद होते तो हमारी जानें 2 तरफ सूली पर टंगी रहती। इधर तो फिक्र यह है कि कहीं हम अपने ही जहाज़ों की बमबारी का शिकार ना हो जाएं। जेल की बैरकों पर मंडराते भारतीय जहाज और कोठरियों पर लगे हुए ताले। किसी मुसीबत के वक्त हम भागकर कहीं छुप भी तो नहीं सकते। जब बमबारी होती तो दीवारें थर थर कांपने लगती। मियांवाली का हवाई अड्डा बिल्कुल जेल के पिछवाड़े था, इसलिए जेल किसी भी वक्त बमबारी का शिकार हो सकती थी। मजे की बात यह थी कि हमें मशक्कत से छुटकारा मिला हुआ था। सारे दिन गप्पे लड़ाने के सिवाय कोई काम ना होता था। दिन में तो कोठरियों के ताले खुल जाते थे और हम बाहर बैठे जब अपने जहाज़ों को आता देखते तो खुशी से नाचने लगते। उस समय पाकिस्तानी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में पनाह मांग रहे होते। कितनी अजीब बात है ना कि मौत उनके सिर पर भी मंडरा रही थी और हमारे सिर पर भी। लेकिन एक हम थे कि ठाके लगा रहे थे और वे थे कि जान बचा रहे थे। वरना जहाज़ों में बैठे हिंदुस्तानी हवाबाजों को क्या मालूम कि जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहीं कहीं उनके अपने हिंदुस्तानी भाई बैठे हैं। गला किसका कटा, कैसे कटा, तलवार क्या जाने। वे बम और गोलियां बरसाते और चले जाते और हम हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखते रह जाते और उनके दोबारा आने का इंतज़ार करते कि वे फिर आएं और फिर बम बरसाएं। एक बार दिन के 11 बजे दारोगा फजलदाद और मालिक अता मोहम्मद हमारी बैरक के चक्कर लगाने आए। अभी वे चक्कर काट ही रहे थे कि हमारे हवाई जहाज आ गए। मलिक अता मोहम्मद जवान था। वह तो छलांग मारकर बैरक से बाहर बने चक्कर के मोर्चे में जा घुसा। हमने अपनी बैरक में कभी मोर्चा खोदने की सोची भी नहीं थी। बेचारा मोटा फजलदाद छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। इधर उधर भागते हुए 2-4 बार गिर भी गया। हमारी हंसी छूट गई। वह एक बार तो हमारी कोठरी में भी घुसा, परंतु जब बमबारी से दीवारें कांपने लगी तो उसे यूं लगने लगा कि शायद छत उसके ऊपर ही गिरेगी। वह वहां से भागा और अहाते में बने पक्की टटियों में दुबक गया। हंसी के मारे हमारा बुरा हाल था, लेकिन हम हंस भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें इसकी खबीस तबीयत का पता था। वह अपनी परेशानी का गुस्सा हमारे ऊपर निकालेगा। जहाज जाने के 10 मिनट बाद वह अपनी खिसकती हुई पैंट को ऊपर करता हुआ निकला। उसकी हालत देखने के काबिल थी। हमें सिगरेट और चाय की बड़ी तंगी आ गई थी। कभी कोई साथी दूसरे बैरक से अधजले सिगरेट के टुकड़े उठा लाता। हम टुकड़ों को पत्ते में लपेटकर लाइन में बैठ जाते और बारी बारी कश लगाते। किसी को एक कश से ज्यादा खींचने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से दूसरा कश खींच लेता तो फौरन दूसरे उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते। चाय तो और भी मुसीबत थी। हम कीकर और टाली के पेड़ के छिलके उतारते, पतीली में डालकर गुड़ और पानी मिलाकर उबालते, फिर उस काढ़े को चाय समझकर चुस्कियां भरते। उसका एक अपना स्वाद था, अपना मजा था। आज भी कई बार चाय पीते हुए वह उबला हुआ काढ़ा आंखों के सामने आ जाता है। जीभ उसके स्वाद से सन जाती है और जब किसी को आधे से कम जली हुई सिगरेट फेंकते देखता हूं तो उन सिगरेट के टुकड़ों की याद आ जाती है। रात को तो और भी मुश्किल होती थी। माचिस हम अपने पास रख नहीं सकते थे, लेकिन हमने
ऑटोमेटिक लाइटर बनाए हुए थे। कच्चे सूत को जलाकर हम पॉलिश की डिबिया में रख लेते। लाइटर पत्थर हमने मंगवा लिए थे। एक लकड़ी में छोटा सा सुराख करके उसमें पत्थर फंसा दिया जाता और जब ब्लेड की किनारी उस पत्थर से घिसी जाती तो उसमें से चिंगारी निकलकर जले हुए सूत पर पड़ती तो वह दहकने लगता। हम मज़े से सिगरेट जलाकर डिब्बी बंद कर देते, वह अपने आप ही बुझ जाता। फिर सिगरेट जलाने के बाद सिगरेट पीना हो तो और मुसीबत होती। कोठरी के एक कोने में जहाँ पेशाब करने के लिए कंबल ताना हुआ था, हर कोई बारी बारी जाता और कश लगाकर अपने अपनी जगह पर वापस आ जाता। हाँ, सिगरेट के टुकड़े को पीने में बड़ी असुविधा होती। इसके लिए हमने एक और तरकीब निकाली। 9-9 इंच लंबे कागज के चुरुट तैयार करते और टुकड़ों का तंबाकू निकालकर उसमें भर देते। इस प्रकार हमारे अहाते में एक कोठरी टोटा फैक्ट्री बन गई। बैरक के बाहर कैदी झाड़ू देते और ये टुकड़े इकट्ठे करके ले जाते। फिर उस कोठरी में चुरुट तैयार किए जाते। हर कोठरी को रात को 2 चुरुट पीने को मिलते। आज जब भी मैं कभी अकेले में सिगरेट का दम लगाता हूँ तो सिगरेट बुझाता हूँ तो 71 की वो रातें अक्सर याद आ जाती हैं। और इसके बाद मुल्तान को चालान। अब आने वाले दिनों में 7 या 8 एपिसोड रह गए हैं जो आपके सामने रख दिए जाएंगे और उसके बाद इस किताब को अलविदा कह दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनको इसका इंतज़ार था। शुक्रिया।